बच्चों जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है गीगर नटल लॉ। तो जो आपका ये साइंटिस्ट थे गीगर और नटल, इन्होंने 1911 में क्या है एक रिलेशन निकाला था। जो आपकी ये रेडियो एक्टिव आपके एलिमेंट होते हैं उसकी सीरीज होती है, जैसे यूरेनियम सीरीज है, थोरियम सीरीज है, एक्टिनम सीरीज है। तो उन पार्टिकल के रेंज में और डिके कांस्टेंट में तो एक रिलेशन दिया था उन्होंने, जिसको इस ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। एक बार अगर इसको आपको देखना है तो देख सकते हो। गीगर एंड नटल इन 1911 फाउंड a remarkable correlation between the decay constant and alpha energies. It was shown by them that large alpha energies were usually associated with large decay constants. जो आपके अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, उन्होंने क्या कहा है कि जिस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी हाई थी यानी कि ज़्यादा एनर्जी थी, उनका डिके कांस्टेंट भी आपका क्या था, हाई था, या कह सकते हो उनका जो एनर्जी जो लाइफ टाइम होता है वो स्मॉल था। तो इस ग्राफ के अंदर उन्होंने इस जो आपकी एक्स एक्सिस कह सकते हो इसके ऊपर क्या लिया है, रेंज ली है आपकी अल्फा पार्टिकल की रेंज। रेंज का मतलब क्या है, रेंज का डायरेक्ट रिलेशन आपका एनर्जी से, क्योंकि जिस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा, जिस पार्टिकल की उसकी रेंज भी क्या होगी, ज़्यादा भी होगी। और इस एक्सिस पे क्या लिया बच्चों, लैम्डा लिया है, जो आपका जिसको हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो 12th में पढ़ा भी होगा आपने। प्रोबेबिलिटी होती है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम। एक मिनट के अंदर जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कितना डिके होता है, तो वो आपका कौन बताता है, उसका डिके कांस्टेंट से हमें पता चलता है कि एक मिनट के अंदर ये आपका एलिमेंट कितना डिके हो जाएगा। तो इधर क्या आपका लैम्डा है डिके कांस्टेंट और इधर क्या आपकी रेंज। तो उन्होंने जब इसको स्टडी किया तो जो 3 सीरीज उन्होंने स्टडी की, तो तीनों का इस तरह से आपका ग्राफ आया, स्ट्रेट लाइन आया, और तीनों लाइंस का जो स्लोप था वो भी क्या था, सेम था। तो इस ग्राफ से बच्चों आप देख सकते हो जैसे जैसे रेंज बढ़ रही है, यानी कि जैसे जैसे पार्टिकल की एनर्जी हम ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल ले रहे हैं। पहले हमने मान लिया यहाँ पे इस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी थी, 0.5 log 0.5। तो ये डिके कांस्टेंट इसका ये कह सकते हो आप इस टाइम। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती गई, इस पॉइंट पे जो एनर्जी है आपकी 0.7, तो ये पॉइंट है, तो इसका डिके कांस्टेंट भी ज़्यादा है। ये आप कह सकते हो जिसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा है, या डिके कांस्टेंट ज़्यादा किसका होगा, डिके कांस्टेंट ज़्यादा उसी का होगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। या आप ये कह सकते हो दूसरा आपका एक रिलेशन होता है बच्चों, टी हाफ लाइफ टाइम जिसको बोलते हैं, वो होता है log ऑफ 2 ओवर में लैम्डा। आप ये कह सकते हो कि जिसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसका लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम कम होगा। अब मैंने बताया डिके कांस्टेंट क्या है, एलिमेंट का डिके होना पर यूनिट टाइम। तो अगर जल्दी जल्दी डिके होगा तो उसका लाइफ टाइम भी क्या होगा, कम होगा। अगर डिके स्लोली होगा यानी कि डिके कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो उसका लाइफ टाइम क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन डिके कांस्टेंट और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये ग्राफ हमारा किस में है, डिके कांस्टेंट और एनर्जी में, या कह सकते हो रेंज में। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ आया था, और फिर उन्होंने एक रिलेशन दिया था, एक रिजल्ट दिया था, जिसका यूज करके उन्होंने इस ग्राफ को ड्रा किया था। तो वो रिजल्ट क्या था आपका, log 10 लैम्डा इक्वल टू a प्लस में b log 10 r अल्फा। r अल्फा क्या है, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल।
लैम्डा क्या है आपका डीके कांस्टेंट, तो ए और बी भी क्या है आपके कांस्टेंट है, तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, रेंज आ गया। ठीक है, तो ये था आपका गीगर नटल्ला, 2 नंबर में आ सकता है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा इसकी एनर्जी की टर्म में भी इन्होंने इसका एक और रिलेशन दिया, वो क्या था, log 10 लैम्डा इक्वल टू ए डैश बी डैश log 10 टी अल्फा। तो मैंने बताया है आप चाहे रेंज कह सकते हो या एनर्जी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ भी देखो लैम्डा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अल्फा है, तो एनर्जी ज्यादा होगी तो डीके कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, या कह सकते हो डीके कांस्टेंट जिसका ज्यादा है इसका मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो एक फॉर्म ये है इसकी एनर्जी की फॉर्म में, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो। एक थर्ड वन फॉर्म और भी है इसकी, वो किसके विद रिस्पेक्ट है बच्चों, जो अभी मैंने टी हाफ बताया था, हाफ लाइफ टाइम। तो जो टी हाफ है आपका वो क्या है, ए डबल डैश प्लस बी डबल डैश ओवर में ये डिवाइड में बच्चों टी अल्फा, ये क्या है आपकी एनर्जी। तो मैंने अभी बताया था टी अल्फा कह सकते हो इसको, आर अल्फा कह सकते हो, आप इसको लैम्डा भी कह सकते हो। तो टी हाफ ये जब मैंने बताया था अभी, यहाँ दिख जाएगा आपका टी हाफ इक्वल टू log ऑफ 2 ओवर में लैम्डा। तो इस रिलेशन का आगे भी अगर आपको ग्राफ ड्रा करना है एनर्जी में और टी हाफ में, तो इसका ग्राफ जो ग्राफ हमने बनाया बच्चों उससे उल्टा आएगा ये। इस ग्राफ में क्या हो रहा है बच्चों, जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे टी हाफ क्या आपका डिक्रीज हो रहा है। देखो अभी मैंने समझा है एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, लैम्डा का बढ़ना, और लैम्डा का बढ़ना मतलब लैम्डा बढ़ेगा तो आपका टी हाफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाली टर्म आपकी बढ़ेगी तो ये डिक्रीज हो जाएगी। तो नीचे एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है मतलब लैम्डा बढ़ रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है आपका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो इसलिए उसका हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तीनों फॉर्म में इसको आप यूज कर सकते हो, छोटा सा आर्टिकल था ये। तो ये हमारा यहाँ पे अल्फा का जो हमने स्टडी किया है उसकी रेंज है, कैसे एनर्जी लॉस होता है, वो सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमारा यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है बच्चों, और वो है इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल विद मैटर। अब लाइट चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं बच्चों आपके, यहाँ पढ़ेंगे हम उसको, इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिट्रॉन्स, ये सारे क्या होते हैं आपके लाइट पार्टिकल होते हैं। तो इसका इंटरेक्शन पढ़ना है आपको अब मैटर के साथ। अभी हमने अल्फा का पढ़ा है, अब इलेक्ट्रॉन का पढ़ेंगे हम। तो इसके अंदर भी आपको 3 तरह के टाइप से आप देख सकते हो, आपने कोलिजन पढ़े हैं, इलास्टिकल कोलिजन पढ़ा है, इन इलास्टिक पढ़ा है, और एक हाई और ज्यादा हाई एनर्जी रेंज के होते हैं जो न्यूक्लियस को एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा देते हैं। तो देखो ये यही है बातें यहाँ पे जो इस पैराग्राफ में है। इफ द इंसिडेंट एनर्जी इज वेरी स्मॉल, इलेक्ट्रॉन की यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या आपका इलास्टिकली स्कैटर्ड होगा। ठीक है बच्चों, अगर इससे थोड़ी सी हाई एनर्जी है आपकी, स्लाइटली हायर एनर्जी, इट कैन पेनिट्रेट द आउटर क्लाउड एंड कैन एंटर इनटू द एटम एंड गेट स्कैटर्ड इन इलास्टिकली। अगर एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है आपकी इलेक्ट्रॉन की, तो हो सकता है वो जो आपका एटम हो उसके क्लाउड के अंदर घुस जाए और वो वहां से एनर्जी लॉस कर दे आप। इससे भी ज्यादा हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा तो हो सकता है वो एटम के अंदर तो एंट्री करेगा ही, वो हो सकता है डायरेक्ट जाके न्यूक्लियस से क्या कर दे, कोलाइड कर दे, न्यूक्लियस के साथ क्या कर दे, कोलिजन। तो वहां पे भी क्या है उसकी एनर्जी भी लूज होगी, और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो न्यूक्लियस है वो आपका उस एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाए। तो इस केस में जो आपकी एनर्जी होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो ये इंटरेक्शन है इसकी, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो कौन सा दिखाया, ये हो सकता है बच्चों एग्जाम के व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है,
आगे काम आएगा। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्शन होता है। तो सबसे पहले आपका इन इलास्टिक कोलिजन, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जो टारगेट से जाके इंटरेक्शन करेगा तो उसका एनर्जी लॉस होगा। डायरेक्शन में तो चेंज आ ही सकता है, उसका डिफ्लेक्शन हो सकता है उसका अपने पाथ से वो, लेकिन साथ में एनर्जी भी लूज करेगा। तो ये डायग्राम बना के दिखाया है इसने। इस डायग्राम में क्या है, देखो ये कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा था आपका, ये क्या है, सबसे कम एनर्जी का है। तो जो भी हमने पढ़ा है सबसे कम एनर्जी होगी, तो इसका मतलब इलास्टिकली उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो अब देखो इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या बताया मैंने, एनर्जी का लॉस नहीं होता, सिर्फ उसकी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट आता है। तो ये क्या है, इधर जैसे ही आएगा इसके नज़दीक एटम के, ये हमने एक एटम लिया है, अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है, आउटर सरफेस है। तो इसके साथ जो इंटरेक्शन है उसके कारण क्या है, ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो एनर्जी का लॉस नहीं हुआ यहाँ पे। इसके बाद देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, इसकी एनर्जी से क्या थी, स्लाइटली ज़्यादा थी। तो इस केस में क्या हुई, आपकी इन इलास्टिक स्कैटरिंग हुई। मतलब क्या है, इस केस में ये इसके साथ थोड़ा सा अंदर चला गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं हम, इस एटम के अंदर चला गया है। तो अंदर जाएगा तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एनर्जी का लॉस होगा इसका। इसके बाद जो थर्ड वन है बच्चों, ये वाला, इसकी एनर्जी क्या है, और भी ज़्यादा है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस से और भी ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा। तो इसलिए इसने क्या कहा है, इसको इन इलास्टिक स्कैटरिंग बाय न्यूक्लियस। ये जो लास्ट वाला केस था हमारा कि इलेक्ट्रॉन आपका मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी वोल्ट लेके आ रहा है, तो वो क्या आके सीधा न्यूक्लियस से टकराएगा और न्यूक्लियस को क्या कर देगा, हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट कर देगा। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एक्साइटेशन। तो ये था आपका इन इलास्टिक कोलिजन। इसको जिस फॉर्मूले से आपको ज़रूरत नहीं है इसकी ना याद करने की, आपको अगर याद भी जाए तो जस्ट थोड़ा सा लिखना है कि इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, रेडिएटिव कोलिजन क्या होता है। ये फॉर्मूले वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद क्या आपका रेडिएटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक न्यूक्लियस। इसको आप न्यूक्लियर इन इलास्टिक स्कैटरिंग भी बोल सकते हो, ये लिखा हुआ है यहाँ, न्यूक्लियर इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इस केस में क्या होता है बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, उसके पास एनर्जी क्या है, ज़्यादा होती है। तो क्या करता है, ये ज़्यादा एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास पहुंच जाता है। और जब ये न्यूक्लियस के पास पहुंचता है तो हो सकता है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो सकता है ना भी चेंज हो, एनर्जी हो सकता है ज़्यादा लॉस ना हो, लॉस ना भी हो, लेकिन कम से कम उसकी डायरेक्शन में तो क्या आएगा, चेंज आएगा। तो जब उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा तो उसका जो ये कहता है कि जो एक्सेलरेशन है उसमें भी क्या है, चेंज आएगा। और जब वो एक्सेलरेट होगा तो वहाँ से रेडिएशन क्या करेगा, एमिट करेगा। और उन रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेमस्टोलोंग रेडिएशंस। तो पूछ सकते हैं 1-2 नंबर में कि ब्रेमस्टोलोंग रेडिएशन क्या होते हैं, तो आपको फिर ये पूरा जो रेडिएटिव कोलिजन है ये आपको बताना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है आपका, इस जो केस है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन इलास्टिक स्कैटरिंग। मतलब जब हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से आएगा तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेलरेशन गेन करेगा और यहाँ से रेडिएशन एमिट होंगे, जिनको हम ब्रेमस्टोलोंग रेडिएशन बोलते हैं। और इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है बच्चों जेड स्क्वायर के साथ। और जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसका लेना है यहाँ पे आपको, टारगेट एटम का, यानी कि जो सामने हमारा न्यूक्लियस, जिस एटम का न्यूक्लियस है उसका जेड। थर्ड वन है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में आपको पता है कि लोअर एनर्जी का आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा। ये एक थोड़ा सा डायग्राम बनाया गया है। इस एक्सिस पे क्या ली है, एक्स एक्सिस पे एनर्जी ली है, इस पे क्या लिया आपको, एनर्जी लॉस। तो जब आपका पार्टिकल की एनर्जी कम होगी
तो मतलब मिनिमम नहीं, कम होगी। तो जब पार्टिकल की एनर्जी कम होगी तो उस केस में आयोनाइजेशन लॉस होगा ज़्यादा पार्टिकल का। तो ये जो आपकी ये वाली डॉटेड कर्व है, ये किसको दिखा रही है? आयोनाइजेशन लॉस को। यानी कि कम एनर्जी का पार्टिकल जब आपका इंटरेक्ट करेगा जाके किसी एटम के साथ, तो वो उसके पार्टिकल को क्या करेगा? आयोनाइज करेगा। तो उनको आयोनाइज करने में उसका एनर्जी लॉस होगा। तो कम एनर्जी पे कौन डोमिनेट करेगा? आयोनाइजेशन लॉस। जैसे जैसे पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो देखो इस पॉइंट से क्या है आपका आयोनाइजेशन लॉस तो क्या हो गया? बिल्कुल कम हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ से डोमिनेट करना शुरू कर देगी और उसको बोलते हैं हम रेडिएशन लॉस। और रेडिएशन लॉस मैंने अभी बताया है, जब न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन तो वहां से वो रेडिएशन एमिट करता है। तो जब आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जो डॉटेड लाइन है ये डोमिनेट करेगी और इसको बोलते हैं रेडिएशन लॉस। तो लोअर एनर्जी पे कौन सा डोमिनेट करेगा? आयोनाइजेशन लॉस, हायर पे रेडिएशन लॉस। यानी कि लोअर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कहाँ खर्च होगी? आयोनाइज करने में। और हायर एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी कहाँ खराब होगी? रेडिएशन में। तो ये इसका जो डार्क लाइन है ये क्या है? कंबाइन कर्व है इसकी। एक ये छोटा सा और है आपका, ये भी आएगा पॉजिट्रॉन्स। तो जैसे आपका इलेक्ट्रॉन होता है जिसको ई नेगेटिव से दिखाते हैं हम, इसी तरह आपका एक ई प्लस भी होता है जिसको क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पे क्या होता है? जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही इस पे होता है, लेकिन इस पे जो चार्ज है वो प्लस होता है। तो ये रिएक्शन में आपका कई बार अकेला भी आता है, कई बार ये इलेक्ट्रॉन के साथ भी आता है। तो जस्ट इसका यही था, आपको पता होना चाहिए पॉजिट्रॉन क्या होता है। थैंक यू बच्चों।